हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम अहरवार एजुकेशन में स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने कक्षा 10वीं का अध्याय 1 से लेकर 5 तक, यानी कि अपना जो रासायनिक विज्ञान के चैप्टर थे 1 से 5 तक, मैंने सभी को बारी बारी से आपको पढ़ाया। आज से हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर बायोलॉजी पढ़ना है आपको, तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा, क्योंकि जो जो शर्म करेंगे वह बायोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के सभी अंगों के बारे में, शरीर के बारे में सभी कुछ पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आपको बेशर्म होना पड़ेगा, और मैं भी बेशर्म होकर पढ़ाऊँगा, तभी मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा पाऊँगा। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर अध्याय 6 जैव पराक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव पराक्रम। सबसे पहले देखते हैं जैव पराक्रम क्या है। वह पराक्रम, पराक्रम मतलब क्रम या सिलसिला, जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब पीछे से रक्षा करने का कार्य करते हैं, जैव पराक्रम कहलाते हैं। जीवों में जैव पराक्रम 4 प्रकार से होता है। पहला, यानी कि जो अपने जीव है उनमें पराक्रम 4 प्रकार से होता है। यानी अगर आप साधारण भाषा में समझें तो जीव पराक्रम का मतलब है कि जीवों में जैसे सांस लेना, खाना खाना, और अपने शरीर में जो खून का संचालन है वह है, उत्सर्जन जो हम शौच के लिए जाते हैं, बाथरूम करते हैं, ये सभी हमारे जीव पराक्रम में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी जो जीव पराक्रम है उसको 4 प्रकार में बांटा गया है, तो उसको हम उसमें देखते हैं। पहला, पोषण। यह भी एक जीव पराक्रम का हिस्सा है। चलिए, जीव भोजन करते हैं, उसके बाद उनके शरीर में पाचन होता है और भोजन में उपस्थित पदार्थों का अपशोषण करके हमारा शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 प्रकार में बांटा गया है। यानी कि पहले तो पोषण है और पोषण को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। चलिए तो पहला देखते हैं, स्वपोषी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित पदार्थों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जो अपना स्वपोषी पोषण है, इसमें किसी की में मतलब जीव किसी दूसरे जीव पर निर्धारित नहीं रहता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं, जड़ पेड़ नीचे अपनी जड़ से अवशोषण कर लेते हैं, सूर्य की रोशनी उन्हें ऊपर से मिल जाती है, यानी वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, हरे पेड़ पौधे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, विषमपोषी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। यानी जो अपना स्वपोषी पोषण है उसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्धारित नहीं रहते हैं, लेकिन जो विषमपोषी पोषण है इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्धारित आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण भी देखिए, मनुष्य और अन्य जीव। अब मनुष्य है, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, क्योंकि उसे भोजन बनाने के लिए गेहूं चाहिए, आटे के लिए सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, तब वह अपना भोजन बनाएगा। या अगर वो मांसाहारी या मांस खाता है तो उसे दूसरे जीवों का शिकार करना पड़ेगा। इसलिए ये सभी विषमपोषी पोषण में आते हैं। चलिए तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब फिर से देखते हैं, स्वपोषी पोषण कौन कौन से जीव करते हैं। हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया आपको। अब यह देखते हैं कि स्वपोषी पोषण में आकर हरे पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं। उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया या फोटोसिंथेसिस। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है, जब पौधे खाना बनाते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल। क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों पर पाया जाता है, तो इसके लिए भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से मिल जाती है, जल पेड़ अपनी जड़ से नीचे से अवशोषण कर लेता है। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कैसी है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। सबसे पहले हरे पेड़ पौधे व जीवाणु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कर सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
यानी कि जो अपने हरे हरे पेड़ पौधे हैं, सबसे पहले वह सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों पर होता है, और जल जल का अवशोषण अपनी जड़ से नीचे से कर लेते हैं। उसके बाद जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। इन सभी पदार्थों को रासायनिक क्रिया करके वह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ यहाँ समझिए, ये है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, पहले एली पेड़ पौधों ने, फिर इसके बाद पानी का नीचे से अवशोषण किया, सूर्य की रोशनी ऊपर से मिल गई, और क्लोरोफिल पत्तियों पर पहले से ही होता है, जैसे ये लिखा है क्लोरोफिल इन लीव्स। इसके बाद पौधों ने बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को तो वो उन्होंने अपनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए रख लिया, और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ देते हैं। बोलते हैं ना कि पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो चलिए, मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रंध्र। रंध्र या छिद्र किसे कहते हैं, चलिए, और इनका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग क्या होता है। पहले तो देखते हैं कि पौधों की पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। जब कभी आप अगर दूरबीन से देखोगे, वैसे तो दिखाई नहीं देगा, अगर आप दूरबीन से सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो आपको पत्तियों, छोटे से छोटे पत्ते पर भी छोटे छोटे बारीक छिद्र होंगे, उन्हीं को हम स्टोमेटा या छिद्र कहते हैं या रंध्र कहते हैं। अब देखते हैं इनके प्रमुख कार्य, यानी जो अपने रंध्र हैं इनका प्रमुख कार्य क्या है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हुई अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। यानी कि जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो जो गैसें अंदर लेते हैं वो बाहर छोड़ते हैं, वो इन्हीं इन्हीं रंध्रों से अंदर जाती है और इन्हीं रंध्रों से बाहर आती है। जब पौधे वाष्प उत्सर्जन करते हैं तो जल वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यानी जब पेड़ पौधे वाष्प उत्सर्जन करते हैं, यानी जो वाष्प में जल अपने, जैसे किसी पेड़ में जल की मात्रा अधिक हो गई तो वो वाष्प उत्सर्जन करते हैं, तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा वह बाहर निकलता है। अब देखते हैं विषम पोषण। विषम पोषण विषम पोषण को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मेतजीवी पोषण, और तीसरा परजीवी पोषण। तो अब पहले समझते हैं प्राणी संपोषण, यानी होलोजोइक। प्राणी संपोषण में जीव जीव सभी भोज्य पदार्थों को निगल 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 का मतलब अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण जैसे अमीबा मानव आदि। यानी जो अपना प्राणी संपोषण है, इसमें पहले जो भोजन है, जैसे हम हैं तो हम पहले खाना खाएंगे और उसका पाचन हमारे अंदर होगा, तो इसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा मानव। अब दूसरा देखते हैं मेतजीवी पोषण। मेतजीवी अपना भोजन मेतजीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मेतजीवी पोषण है अपना, सेप्रोफाइटिक, वह मेतजीवी, यानी जो मेतजीवी हैं वह जीव अपना भोजन मेतजीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर मेतजीवी ना होते तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा वातावरण में गंदगी होती हर जगह, तो इनका इनका वातावरण को साफ करने में भी बहुत अहम रोल होता है। उन्हें हम मेतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फफूंदी, कवक और गिद्ध आदि आदि भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं परजीवी पोषण, यानी पैरासिटिक पोषण। परजीवी परजीवी जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो परजीवी पोषण है, इसमें परजीवी हैं जो, वह या तो जो जीव है उसके शरीर के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, और उनको मारते नहीं हैं, लेकिन अपना उससे भोजन भी प्राप्त करते हैं और पोषण भी प्राप्त करते हैं, वह परजीवी कहलाता है। जैसे कि आप अमरबेल देखिए, अमरबेल जिस वृक्ष के ऊपर लगी होती है तो वह वृक्ष तो सूख जाएगा और ये अमरबेल हरी रहेगी, तो ये भी एक परजीवी है। सॉरी, उसे वृक्ष को भी वह सूखने नहीं देगा। और जूं, जैसे अपने बालों में जूं है, तो ये भी हमारे बालों में रहता है लेकिन हमें मारता भी नहीं है, और हमसे अपना पोषण भी प्राप्त कर लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। अब पढ़ते हैं मनुष्य का पोषण। सबसे पहले मनुष्य में 5 स्टेज में पोषण होता है। चलिए तो देखते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को हम अंदर लेना, निगलना। उसके बाद जब हमने भोजन खाया तो उसके बाद होगा पाचन। पाचन के बाद
जो हमने भोजन खाया है उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, उनका अपशोषण होगा। उसके बाद स्वांगीकरण, यानी वे जो जो पदार्थों का अपशोषण, जैसे प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, इनका पूरे शरीर में फैलना, जिसकी जगह जहाँ है पूरे शरीर में फैलना स्वांगीकरण होगा। उसके बाद में वही क्षेपण, यानी जब ये सारी क्रियाएं हो गई तो उसका जो वेस्ट बचता है उसको बाहर निकालना, वही वही क्षेपण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि आहार नाल मुख्य रूप से मुंह से लेकर मलाशय तक एक लंबी लंबी नली होती है। यानी जो मनुष्य का आहार नाल है वह मुख्य रूप से मुंह से लेकर मलाशय तक एक लंबी नली होती है। यानी मुंह से लेकर गुदा द्वार तक एक लंबी नली होती है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होता है। अब देखते हैं सबसे पहले मुंह का क्या कार्य है। जैसे हमने मुंह है हमारा, इसका काम है भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को निगलना। उसके बाद दांतों का काम है भोजन को चबाना। जिह्वा जिह्वा यानी जीभ, जो अपनी ये जीभ है, जिह्वा जिह्वा का मतलब है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। और लार ग्रंथि का काम है लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार रस कहते हैं। और इसमें स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोस, शर्करा आदि होते हैं। जो अपनी लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि कई प्रकार के रस उत्पन्न करता है, जैसे स्टार्च लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोस, शर्करा। अब देखते हैं, जैसे यानी कि जब हमने मुंह से भोजन निगला तो अपने इतने सारे काम हो गए कि मुंह का काम भोजन को निगलना, दांत का काम भोजन को चबाना, जिह्वा का काम भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, और लार ग्रंथि का उसमें जो रस हैं उनको मिलाना, जैसे स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोस, शर्करा आदि। अब देखते हैं कि इसके बाद भोजन ग्रेसिका, यानी हमने भोजन को अंदर ले लिया, अब वो अंदर क्या करेगी। जैसे ये है गैस नली, ये इस ग्रॉस नली से अंदर जाएगा। तो अब देखते हैं कि भोजन गैसिका का क्या कार्य है। मुंह से अमाशय तक भोजन गैसिका की क्रमानुकुंचित गति, पैरा पेरिस्टलिक ग्रेसिका की मांसपेशियों का संकुचन और स्थिरता, यानी जैसे ही हमने भोजन को अंदर मुंह से अंदर लिया, उसके बाद वह भोजन ग्रेसिका में पहुंचकर अमाशय तक, यानी कुमान क्रमानुकुंचक गति से, यानी फैलती सिकुड़ती इस प्रकार से हमारी मांसपेशियों में और हमारे अंदर चला जाएगा अमाशय में। अब देखते हैं कि अमाशय में भोजन के साथ क्या होता है। अमाशय यानी जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के रस निकालती हैं। पहला पेप्सिन, यानी पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, जो अपना पेप्सिन है। अब अमाशय में क्या क्या होता है वह बता रहे हैं। जठर ग्रंथियां, सबसे पहले तो अमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां में भी तीन ग्रंथियां अलग होती हैं। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, यानी एक अमाशय में श्लेष्मा भी रिलीज होता है, जो अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ये तो आपको पता ही है कि अम्ल का मतलब होता है एसिड, यानी ज्यादा एसिड से हमारे शरीर की रक्षा करता है श्लेष्मा। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा भोजन क्षुद्र आंत में, यानी छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या क्या होता है। आंतरस, सबसे पहले तो देखिए कि छोटी आंत में आंतरस कार्बोहाइड को एक ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस, पित्त लवण, वसा, पित्त लवण, वसा, यानी बड़ी बड़ी गोलिकाओं, इमल्सीकरण छोटी गोलिकाओं। अब देखते हैं बी अग्नाशय। अग्नाशयिक रस का मतलब क्या है। एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स, वसा, लाइपेज, वसा अम्ल, यानी जो अपना प्रोटीन है वह प्रोटीन, ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स, वसा, लाइपेज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेस, ग्लूकोज,
दार्ढ अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जो अपने दार्ढ हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि हमारी आंत में वैसे कांटे कांटे टाइप के होते हैं, यह क्या करते हैं कि अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं बृहदांत यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। वज्र पदार्थ गुदा द्वार से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी जो अपना बृहदांत्र है, यानी बड़ी आंत है जो अपनी, वह पहले तो जल का अवशोषण करती है और जो वज्र यानी जो बचे बेकार पदार्थ को बाहर कर देती है। चलिए अब आगे देखते हैं मानव में श्वसन। यानी कि मानव में श्वसन मतलब सांस लेना, यानी श्वसन करने की क्रिया किस तरह होती है। मानव में अंतः श्वसन और उच्छ्वासन, यानी मानव में श्वसन दो प्रकार से होता है। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन का मतलब है वायुमंडल से सांस द्वारा गैसों को अंदर ले जाना, अंतः श्वसन कहलाता है। और उच्छ्वासन, फेफड़ों से गैसों या वायु को बाहर छोड़ना उच्छ्वासन कहलाता है। यहाँ नीचे आप कुछ अंतर भी देख सकते हैं। अंतः श्वसन, उच्छ्वासन। अंतः श्वसन के दौरान, यानी जो अंतः श्वसन के दौरान होती हैं वह क्रियाएं यहाँ है, और जो उच्छ्वासन यानी बाहर छोड़ने की जो क्रियाएं हैं वह यहाँ है। वृक्षीय गुहा फैलती है, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, यानी कि जो अपनी वृक्षीय गुहा है वह फैल जाती है। जब हम अंदर में सांस लेते हैं तो हमारा सीना फैल जाता है और वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। यानी जब सांस अंदर लेते हैं तो फैल जाती है और जब बाहर छोड़ते हैं तो वह अपनी वहीं की वही पुरानी वाली स्थिति में आ जाती है। पसलियों से संलग्न, यानी जो पसलियों के पास से जो हड्डियां हैं, यानी जो पसलियों से संलग्न पेशियां हैं वह सिकुड़ती हैं। और उच्छ्वासन में पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, यानी जो अपनी छाती है वह ऊपर की ओर यानी ऊपर बाहर निकल आती है जब हम अंदर लेते हैं तो। और उच्छ्वासन में वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अब गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो अपना मुख है, गुहा है, उसमें वायु का दाब कम हो जाता है। यानी हवा अंदर फेफड़ों में चली जाएगी तो वायु का दाब कम हो जाएगा। और जो उच्छ्वासन है, इसमें गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। यानी जब हम अंदर लेते हैं तो हमारे मुंह में दाब कम हो जाता है और हवा फेफड़ों में चली जाती है। और जब बाहर निकालते हैं तो दबाव बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम अंदर लेते हैं वह तो ऑक्सीजन थी, लेकिन जो बाहर निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है और बाहर निकालने पर वायु दाब बढ़ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है ये है अपना मानव का श्वसन तंत्र। सबसे पहले सबसे पहले हम नासाद्वार यानी नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी। तो हमने नाक या मुंह से सांस ली, उसके बाद अपनी सांस ग्रसनी में गई, उसके बाद कंठ में गई, उसके बाद श्वास नली में गई, फिर श्वासनी में गई, फिर श्वासनिका में गई, फिर फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, फिर फेफड़े में पहुंची, फिर कूपिका, फेफड़े के अंदर भी एक कूपिका कोश होती है, उसके अंदर गई। और जो कूपिका कोश है उसके अंदर जाने के बाद ये रक्त में मिक्स हो गई, यानी रक्त वाहिकाओं में रक्त में मिक्स हो गई। रक्त, रुधिर, रक्त यानी खून, साधारण भाषा में बोले खून। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं, सबसे पहले नासाद्वार में यानी नाक से भी ले सकते हैं, मुख गुहा में मुंह से भी ले सकते हैं। इसके बाद ये नली यहाँ गैसनी में गई, फिर यहाँ पर श्वास नली में, यहाँ पर कंठ में, फिर श्वासनी में, श्वासनिका में, फिर पसली, ये तो पसलियाँ, इनका कोई काम नहीं है। फिर श्वासनिका में, कूपिका कोश में, फिर उसके बाद रुधिर वाहिकाओं में यह चली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम भी है कि आप किस प्रकार से सांस लेते हैं। कूपिका कूपिका रुधिर वाहिकाओं में रक्त और उन ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। सबसे पहले वायु
वायु है जो हवा, वह ऑक्सीजन से समृद्ध होती है। जो वायु है अपनी, उसमें ऑक्सीजन होती है। उसके बाद यह कूपिका रक्त वाहिका में O2 प्लस RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनाती है। यानी सबसे पहले अपनी जो वायु है, हवा जो हमने सांस अंदर ली, उसमें ऑक्सीजन थी। उसके बाद वह यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको बताया है, यहाँ पर सीधी इसमें ये कूपिका रक्त वाहिकाओं में गई। तो फिर उसके बाद ये रक्त वाहिकाओं में से ऑक्सीजन से आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनाती है। उसके बाद यह धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचती है। उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतकों में होता है। उसके बाद CO2 का उत्पादन ऊतकों में, फिर यहाँ तक तो यह ऑक्सीजन थी। इसके बाद यह CO2 का उत्पादन ऊतकों ही में होता है। तो आप जहाँ जहाँ ये तीर के निशान देख रहे हैं, क्रिया यहाँ से यहाँ और यहाँ, फिर उसके बाद नीचे, यानी जैसे ये तीर के निशान है उसी प्रकार से क्रिया चलती है। यानी यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन ऊतकों में हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में, यहाँ तक तो ऑक्सीजन का काम था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो गया ऊतकों में। अब इसके बाद CO2 रक्त वाहिकाओं में, यानी खून में जो ऑक्सीजन थी, पहले यहाँ पर देखिए आप, रक्त वाहिकाओं में थी ऑक्सीजन, अब यह CO2 में बदल गई और CO2 का रक्त में विसरण। फिर उसके बाद रक्त वाहिकाओं द्वारा कूपिका, यानी जहाँ से ऑक्सीजन भरी गई थी वहीं पर वापस ये अब कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति में आ गई। उसके बाद CO2 का कूपिका कोश में विसरण, यानी जो रक्त वाहिका थी, फिर उसने उसको कूपिका कोश में भेज दिया और कूपिका कोश में से CO2 नासाद्वार या मुंह से बाहर निकल गई। इस प्रकार से मानव का श्वसन क्रिया होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्थलीय जीव, जो यानी कि स्थलीय का मतलब जो जमीन पर रहते हैं, वो जीव श्वसन कैसे करते हैं। चलिए, तो स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। जो धरती पर रहते हैं वो तो हवा से अपनी ऑक्सीजन लेके और सांस लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी जो जैसे मछली है, तो वो बाहर की गैस से थोड़ी श्वसन करेगा, ऑक्सीजन लेगा। वह जल में है तो वह जल में घुलनशील। आपने देखा होगा कि जल का, पानी का जो सूत्र है वह होता है H2O, यानी जो अपना पानी है इसमें भी ऑक्सीजन है। तो मछली जो जलीय जीव हैं वह पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखते हैं संवहन। मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की पूर्ति निरंतर करने वाले तंत्रों को संवहन कहते हैं। संवहन का मतलब कि जैसे हमने खाना खाया, अब उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त हुआ, प्रोटीन भी प्राप्त हुआ, वसा भी प्राप्त हुआ, तो ये हमें प्राप्त तो हो गया, लेकिन यह पूरे हमारे शरीर में पहुंचेगा कैसे, उसी को हम संवहन कहते हैं। चलिए तो देखते हैं। मानव संवहन के 3 मुख्य अवयव हैं, यानी जो मानव में संवहन का काम करते हैं, यानी ले जाने पहुंचाने का काम करते हैं, उसके मुख्य 3 अंग हैं। पहला है हृदय। हृदय का तो आपको पता ही है। दिल, हृदय तो अपना, हम सोते रहे मतलब 24 आवर चालू ही रहता है, काम ही करता रहता है। जब से मानव का जन्म होता है तब से यह धड़कना स्टार्ट करता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह लगातार धड़कता ही रहता है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा रक्त यानी खून, दूसरा खून। अब जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो ये पूरे शरीर में हमारा खून ही तो पहुंचाता है ऑक्सीजन को और सभी पदार्थों को। और ये जो अपनी नसें हैं, और ये तीसरी है रक्त वाहिकाएं, यानी जो ऊपर अपनी ये दिख रही है नसें, ये भी और अंदर भी, यानी धमनी व शिराएं भी। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं हृदय को, हृदय का क्या काम है। चलिए देखते हैं। मानव का हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है।
आपने देखा होगा कि हमारा जो हृदय है, जो दिल है, वो हमेशा धड़कता रहता है, यानी एक पंप की तरह काम करता है। मानव हृदय में मानव हृदय में आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रक्त को भेजना होता है। यानी जो मानव मानव का दिल है, हृदय है, उसमें चार खंड होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, ये है नीचे वाले हैं, ये है निलय, और ये ऊपर वाले हैं आलिंद। यानी अब आप समझिए, यानी कि मानव शरीर में आलंद की अपेक्षा जो अपने आलिंद हैं, ऊपर वाले हिस्से हैं, इनकी अपेक्षा जो नीचे वाले हिस्से हैं, निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। यानी जो पेशीय भित्ति होती है वह मोटी होती है। अब इसका कारण भी सुनिए, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रक्त को भेजना पड़ता है। यानी कि जो अपना दिल है, सबसे पहले तो ये देखिए, अपना जो हृदय है, इसमें चार खंड होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं आलंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। तो जो नीचे वाला खंड है, ये इसकी कोशिकीय भित्ति मतलब मोटी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, उसी को रक्तचाप बोलते हैं। जब यह पूरे शरीर में खून को भेजता है, तो ये 120 की स्पीड में भेजता है। यानी जो अपन बाइक चलाते हैं 120 की स्पीड में, इतनी स्पीड में यह खून को पूरे शरीर में भेजता है। और जब वापस आता है तो वह 80 की स्पीड में आता है। तो अपना जो निलय है, इसको पूरे शरीर में खून को भेजना पड़ता है, इसलिए इसकी कोशिका भित्ति मोटी और मजबूत होती है। चलिए अब तीसरा फैक्ट देखते हैं। मानव हृदय में उपस्थित बल्ब रक्त प्रवाह को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। जैसे कि अब देखिए, यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, ये है। अब जैसे ये है, ये यहाँ से इसमें खून आया, तो ये अपने आप तो नीचे गिरेगा नहीं, ये गिरेगा। तो इसको जो रोकने के लिए है, इसमें वाल्व लगे रहते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि खून नीचे ना गिर सके। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि खून किस किस तरह से जाता है, क्या क्या करता है। सबसे पहले फुफ्फुस फेफड़ों से, फुफ्फुस यानी फेफड़े की शिरा में बी ऑक्सीकृत रुधिर यानी बी ऑक्सीकृत खून। उसके बाद यह सबसे पहले जाता है वाएं आलिंद में, यानी ऊपर वाले हिस्से में। उसके बाद यह गिरता है नीचे वाएं निलय में। फिर वाएं निलय से प्रमुख धमनी यानी जो पूरे शरीर में वहीं से बढ़ता है खून, उसको बोलते हैं प्रमुख धमनी या महाधमनी। उसके बाद बी ऑक्सीकृत खून शरीर के सभी अंगों में फैल जाता है, यानी कि महाधमनी से शरीर के सभी अंगों में फैल जाता है। उसके बाद प्रमुख सिरा, महासिरा, यहाँ थी धमनी। जो अपना खून जाता है, वह जाता है धमनी से, और जब आता है तो आता है सिरा से। हाँ, लेकिन इसमें एक याद रखना कि एक धमनी और एक सिरा ये अपवाद हैं, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और उसके बाद प्रमुख सिरा में, महासिरा में बी ऑक्सीकृत खून आया। उसके बाद में ये दाएं आलिंद में गया, उसके बाद दाएं निलय में गया, और दाएं निलय से फिर से ये वापस फेफड़े की धमनी में बी ऑक्सीकृत रुधिर पहुंच गया। जैसे कि यहाँ आप, जब आता है खून और जाता है खून, तो यहाँ पर दो अपवाद हैं, जिसको मैं आपको बाद में विस्तार से समझाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव हृदय की अनुपस्थित काट। मानव हृदय में रक्त परिसंचरण, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे है अपना रक्त यानी खून। खून की किस तरह से क्या संरचना है, चलिए देखते हैं। रक्त, सबसे पहले तो रक्त को देखते हैं, यह ठोस अवयव है, यानी यह ठोस अवयव है। इसमें जो ठोस अवयव है वह है केवल 10%। यानी जो रुधिर कणिकाएं हैं, उनको हम रुधिर कणिकाएं भी बोल सकते हैं। ठोस, ठोस का मतलब है कि जैसे पत्थर है अपना, तो ये भी ठोस है। तो जो ठोस पदार्थ है वह खून में हमारा मात्र 10% होता है। तो देखते हैं, और उसमें भी
तीन तीन तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। यानी जो अब देखते हैं इनके कार्य क्या हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स हैं, वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन यानी लाने ले जाने का कार्य करती है, और दूसरा हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है। जो अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, उसको लाल रंग देता है। अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। जो अपनी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो हमें बीमारियों से बचाती हैं। अगर किसी की श्वेत रक्त कणिकाओं में कोई समस्या हो गई तो वो आदमी हमेशा बीमार रहेगा। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। खून में प्लेटलेट्स भी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं। यानी कि हमारे कहीं कट जाता है तो उसको भरने में, घाव भरने में, यानी अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो घाव नहीं भरेगा, तो उस रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स काम में आती है। वैसे हैं तो इनके बहुत अधिक कार्य, लेकिन अभी आपको उनकी जरूरत नहीं है। आगे वाली कक्षाओं में जैसे आप आगे जाओगे वहां पे आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको केवल सिलेबस के हिसाब से समझा रहा हूँ। इनके कार्य तो बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपको आगे की क्लासों में समझाएंगे। और इसका जो दैवीय अवयव है यानी जो प्लाज्मा अपना खून है, ये इसमें ठोस भाग तो होता है मात्र 10%, और जो द्रवीय अवयव है प्लाज्मा है वह है 90%। प्लाज्मा का मतलब होता है ठोस, ना तो वो ठोस हो ना वो द्रव हो, वो बीच का जो होता है वही प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या करता है, यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यानी ये पीले रंग का, अगर हम इससे खून से ठोस अवयव यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स निकाल दें तो हमें खून कैसा दिखने लगता है, बिल्कुल पानी की तरह पीला। उसी को हम सीरम बोलते हैं। यानी जो प्लाज्मा है जिसमें उसका 90% भाग होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, अजैविक खनिज तत्वों से बना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रक्त वाहिकाएं, यानी जो खून को अपनी बहाती हैं, वो जैसे कि धमनी है अपनी, तो यह खून को ले जाने का काम करती हैं, और शिराएं हैं यह खून को ले आने का काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं, धमनी और शिराएं ये हैं अपनी रक्त वाहिकाएं। तो देखिए सबसे पहले धमनी को देखते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अपवाद फुफ्फुस धमनी, मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसमें एक अपवाद है। अब देखिए वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो ऑक्सीजन यानी हमने सांस ली तो ऑक्सीजन रहती है वह फेफड़े में गई, और फेफड़ों से खून में मिक्स होके हृदय से पूरे शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। उनको हम धमनी बोलते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जो अपनी फेफड़ों की एक धमनी है वह वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लाती हैं, इसलिए वह अपवाद है। अब देखते हैं शिराएं। शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और अनऑक्सीकृत कि मतलब जो हमने सांस अंदर ली थी जब तो उसमें ऑक्सीजन थी, लेकिन जब बाहर छोड़ी तो वह अनऑक्सीकृत हो जाती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। अपवाद, लेकिन एक फुफ्फुस शिरा है वह ऑक्सीजन से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर एक अपवाद है। जिस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून रुधिर आता है, और एक धमनी भी ऐसी है, वह भी अपवाद है। तो यहाँ वही है अपवाद फुफ्फुस शिरा। अब देखते हैं धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। यानी जो धमनी है इसकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि इसको खून पूरे शरीर में ले जाना पड़ता है 120 की स्पीड में,
तो इसको मजबूती चाहिए होती है, वह यह अधिक लचीली होती है। अब देखते हैं शिरा। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, क्योंकि इसमें तो खून को वापस आना है 80 की स्पीड में, तो इसकी इतनी मजबूती की ज़रूरत नहीं होती है। अब वाल्व नहीं होते हैं, धमनी में जा रहा है तो जैसे कि खून हमारे शरीर में जा रहा है, तो उसको रोकने की ज़रूरत थोड़ी है, तो इसमें वाल्व नहीं होते हैं। जबकि शिराओं में वाल्व होते हैं, क्योंकि जब खून वापस आता है तो उसको वापस ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो पीछे फिसल के फिर वापस चला जाए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इसलिए इसमें वाल्व होते हैं। अब ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, जो अपनी धमनी है, यानी साधारण भाषा में कहें तो शुद्ध रक्त बहाने वाली, ऑक्सीजन मिक्स वाले शुद्ध रक्त को बहाने वाली है धमनी। यह सतही, सतही का मतलब ऊपर दिखाई नहीं देती हैं, जैसे हमारा ये अपने हाथ में भी आप देख सकते हैं जी, जो ये ऊपर ऊपर दिख रही हैं, ये ऊपर ऊपर, ये है अपनी शिराएं, ये धमनी नहीं है। इसमें खून वापस आ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड का मिक्स, यानी कि अशुद्ध रक्त आ रहा है। ये अपनी शिराएं हैं। और जो धमनी होती हैं, धमनी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर यहाँ पर हमारी नाड़ी यहाँ चेक करता है, तो वह शिरा की स्पीड को चेक करता है। ये हमारी ऊतकों के सतह पर नहीं होती, अंदर होती हैं। और जो अपनी शिराएं होती हैं, ये तो आप ऊपर साफ ही साफ देख सकते हैं कि ये तो ऊपर दिख ही रही हैं। चलिए अब देखते हैं पादप। पादपों यानी पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। यानी पादपों का मतलब है पेड़ पौधों में परिवहन, यानी जो भोजन है या जो भी वो यूज करते हैं, उनका परिवहन पूरे शरीर में कैसे होता है। चलिए सबसे पहले है, इसमें दो प्रकार से परिवहन होता है। पहला है जाइलम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। अब देखिए आप जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम है जो अपना ये मृदा से यानी धरती से प्राप्त जल और खनिज लवणों को ऊपर तक पूरे पेड़ तक पहुंचाता है। अब देखते हैं फ्लोएम, या हम इसे फाइलम भी बोलते हैं। तो फ्लोएम का क्या काम है, यह पत्तियों द्वारा विकास संश्लेषित उत्पादों के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी कि साधारण भाषा में समझें आप, तो जाइलम का काम है मृदा से यानी नीचे मिट्टी से यानी जड़ से जो कुछ उसने पानी सोखा था, खनिज लवण सोखे थे, उनको ऊपर तक पूरे शरीर में भेजना। और फ्लोएम या फाइलम का कार्य है कि ऊपर से कुछ भी उसने लिया, जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यानी खाना बनाया, तो फ्लोएम या फाइलम का काम है कि उसको ऊपर से प्रकाश संश्लेषित खाना बनाया, उसको नीचे तक पूरे पौधे में भेजना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इन दोनों के क्या कार्य हैं। पौधों में जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों को ऊपर जाने की गति में सहायता करता है। पौधों में ताप नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। अब देखते हैं मानव में उत्सर्जन, यानी जो मानव है उसमें उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब हानिकारक पदार्थ, जो भी जैसे कुछ भी हमने खाया पिया उसको बाहर निकालना, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि हम लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, यह उत्सर्जन ही है। यानी हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा कचरा, खराब पदार्थ बचते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं, तो उसी को उत्सर्जन कहते हैं। जब जीवों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह जल में निकाल देते हैं। यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर जो कोई भी अपशिष्ट बचता है यानी पदार्थ बचते हैं, तो उनको शरीर की सतह जल में निकाल देते हैं। अब देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। अबे मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहले तो ये देखिए कि मानव जो उत्सर्जन करता है उसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। पहला, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी यूरेटर, एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, एक एक मूत्राशय ब्लैडर, एक मूत्र मार्ग यूरेथ्रा।
अब इनके नीचे देखते हैं कि कौन क्या कार्य करता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये है वृक्क यानी किडनी, ये है मूत्रवाहिनी और ये है मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्ररंध्र। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे हमने पानी पिया या कुछ भी खाया तो उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, अब उनको बाहर भी निकालना है। जैसे हमने पानी पिया, कुछ खाया तो वह खून में तो मिक्स हो गए, खून ने सभी जगह पूरे शरीर में फैला दिया, लेकिन जो बाकी बचे हैं हानिकारक पदार्थ, अब उनको हमें बाहर भी निकालना है, तो उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें तंत्र में 4 अंग काम आते हैं। अब देखते हैं इनके कार्य। सबसे पहले वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है, यानी जो अपनी किडनी है इसमें सबसे पहले आता है, इसमें मूत्र बनता है। उसके बाद यह मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने की बजाय रक्त में व्यर्थ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। चलिए अब आपको मैं चित्र के हिसाब से कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले अपना किडनी, यहाँ पर ब्लड आया तो इसने उसमें से हानिकारक पदार्थों को खींचकर अपने पास रख लिया और बाकी जो अपना शुद्ध ब्लड है उसको फिर से वापस भेज दिया। इतना काम इसका हो गया। अब इसके बाद इसने उस जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको मूत्रवाहिनी में से बहा के सीधा मूत्राशय में आ गया, और मूत्राशय में आने के बाद यह मूत्र मार्ग से सीधा बाहर निकल गया। यह उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। अब देखते हैं कृत्रिम वृक्क, यानी कि जो अपना कृत्रिम किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी है, वह कैसे कार्य करती है। कृत्रिम वृक्क यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रक्त से कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, तो अब उनके शरीर में जब वही किडनी खराब हो गई तो हमारी किडनी ही है जो खून से हानिकारक पदार्थों को छांट छांट के यानी निकाल के और अलग अलग अपने पास रखती थी, और उसके बाद वह शुद्ध रक्त को वापस कर देती थी। अब किसी की किडनी खराब हो गई है तो उसको उसको वो तो मर ही जाएगा, जब उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ रहेंगे। तो उसके लिए यह आर्टिफिशियल किडनी काम आती है। इसके द्वारा जो अपनी ये वाली जो प्राकृतिक किडनी काम करती है वही ये करती हैं। यह भी खून से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको खींचकर अपने पास रखती है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देती है, और यह इसी क्रिया के द्वारा पहले मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय में, उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देती हैं। इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क। अब देखते हैं पादपों में उत्सर्जन, यानी पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मैदा में बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो अपने पेड़ पौधे हैं वह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को तो धरती में, मिट्टी में बाहर निकाल देते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों को अपने कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे हैं जो वह अपशिष्ट यानी खराब पदार्थों को अपने कोशिकीय रिक्तिका में संचित यानी कि सहेज के रख लेते हैं, और कुछ पादप वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा अपने अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं, यानी किसी पेड़ पौधे में अगर जल ज्यादा हो गया तो उसको वह कैसे बाहर निकालेगा। तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती थी, जैसे कि मैंने आपको वहां पत्ते में छोटे छोटे छिद्र बताए थे, तो उन्हीं उन्हीं छिद्रों के द्वारा या वाष्पोत्सर्जन से अतिरिक्त यानी अब जो उनके काम का जल नहीं है उसको बाहर निकाल देते हैं, यह भी एक उत्सर्जन है। तो चलिए धन्यवाद। आज मैंने आपको जय पराक्रम का पूरा चैप्टर एक ही चैप्टर में पढ़ाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मैं आपको हर अध्याय का, हर वीडियो कक्षा 10वीं विज्ञान का हर अध्याय का एक एक करके सभी वीडियो दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए धन्यवाद।